विजिबल है सबको? एक बार मेरे को बताते जाओ कि किन क्वेश्चंस में ज़्यादा प्रॉब्लम आई? फिर आप लोग चाहते हो मैं डिस्कस करूँ या सबको आता है सब कुछ? मेरी आवाज़ आ रही है किसी को? हेलो? कोई नहीं बोलेगा आज? यस मैम। थैंक यू सूर्यांश। मैम आ रही है बात। थैंक यू। मैं पूछ रही थी यार पेपर डिस्कस करना है क्या आप लोगों को? पर ऐसे डिस्कस करूंगी तो क्या फायदा है? प्लीज एटलीस्ट बोल तो दो। करना है डिस्कस। करना है? ओके। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं, को बताते जाना किसमें ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी और कौन सा आप लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट टाइम इक्वल्स टू 0 विद द वेलोसिटी 15 I cap meter per second and moves in xy plane under the action of force। और यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है। हमें बताना है y कोऑर्डिनेट जब x कोऑर्डिनेट है 180 मीटर। तो हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन था? इस क्वेश्चन में किस किस को डाउट आया था ये बता दो। कहाँ गए सब लोग? फिर मैं क्लास एंड कर दूं अभी? नो मैम। तो कोई क्यों नहीं बोल रहा है? मैम अच्छा ठीक है। तो हमें यहाँ पे बोला था कि इनिशियली वेलोसिटी है यहाँ पे यू 15 आई कैप और यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रखा है हमें 15 आई कैप प्लस 20 जी कैप। और हमें बताना है वाई कोऑर्डिनेट जब एक्स कोऑर्डिनेट इतना था। तो कैसे निकालेंगे हम लोग इस केस में? हमें यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए तो इसका मतलब डिस्टेंस पता होना चाहिए। हमें यू पता है, ए पता है, हमें टाइम नहीं पता। तो अगर हम बात करें, जब मैं एक्स एक्सिस वाले डिस्टेंस की बात कर रही हूँ तो ये सारी टर्म एक्स एक्सिस वाली होती है। यस मैम। तो हमें पता है कि हमें इनिशियल वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन में वो 15 है क्योंकि यहाँ आई कैप लगा हुआ है। जो एक्सेलरेशन है एक्स डायरेक्शन में वो भी 15 है। और हमें डिस्टेंस दे रखा है 180 मीटर। और अगर हम उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं पहले, हमारे पास ऐसे आ जाएगा 180 इक्वल्स टू 15 इंटू टी प्लस हाफ 15 इंटू टी का स्क्वायर। और यहां से टाइम आ सकता है हमारे पास। यस मैम। और उस टाइम को अगर हम यूज करें y वाली इक्वेशन, एस ऑफ y इक्वल्स टू यू बाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो हमें यू वाई इनिशियली तो 0 ही दे रखा है तो ये टर्म तो गायब भी हो गई। एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में 20 है, उसको बस टाइम के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके हाफ करना था। क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। फिर सेकंड क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट था जिसमें हमारे पास था, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद वेलोसिटी एट राइट एंगल टू द स्लोप। अब यहाँ पे इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, इस राइट एंगल का क्या मतलब था? हमने वर्टिकली फेंका है ऐसे, और कितने एंगल पे फेंका है? इंक्लाइंड एट एन एंगल, कितने एंगल पे फेंका है वर्टिकली का मतलब? 90 डिग्री।
90 डिग्री पे फेंका है, पर यहाँ पे थीटा भी दे रखा था। दे रखा है ये थीटा भी। तो यस अगर मैम। हम बात करें जैसे इंक्लाइन प्लेन में हम लोग क्या करते थे, हम लोग अलग अलग कंपोनेंट्स बनाने होते थे हर चीज की। तो यहाँ पे ये थीटा है और यहां से मैंने एक 90 डिग्री पे से वर्टिकली फेंका है किसी ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास स्टार्टिंग में कौन सी डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, एक्स में या वाई में? अगर 90 डिग्री पे हम फेंक रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ उछाल रहे हैं, तो एक्स में फेंक रहे हैं, वाई में फेंक रहे वाई। हैं? वाई में। तो इस केस में इनिशियली एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 थी और जो वाई वाली वेलोसिटी है वो ही है v। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। और हमें पता है कि बाद में जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो क्या कभी बदलती है? नो मैम। मैम। इंक्लाइंड वाले केस में बदलती है। जब नहीं बदलने वाला केस होता है तो वैसे स्ट्रेट होता है, मतलब हॉरिजॉन्टली के बिल्कुल पैरेलल या हॉरिजॉन्टल से ही किसी एंगल पे, पर यहाँ पे बदलती है। क्लियर है सरिता? यस मैम। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स वाली भी बदलेगी, वाई वाली। अब हमें सिर्फ रेंज बतानी है। तो रेंज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन तो हमें पता है इंक्लाइन केस में आती है जी साइन थीटा और जी कॉस थीटा, यही आती है। भूल गए सब लोग? हमारे पास जब हम इंक्लाइन केस में फेंकते थे तो जी जो वेक्टर होता था, यहाँ पे किसी जो भी मास होता था, जी डाउनवर्ड लगता था, फिर उसको दो पार्ट में तोड़ते थे ऐसे। यहाँ पे थीटा यस मैम। लगता था, ये हो जाता था जी कॉस थीटा, ये हो जाता था जी साइन थीटा। याद आया सबको? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं एक्स डायरेक्शन में, तो उसमें जी साइन थीटा लग रहा है और वाई वाले में जी कॉस थीटा लग रहा है यहाँ। अब जब हमारे पास रेंज निकालनी है, तो रेंज के लिए अब हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी तो नहीं पता है, पर हमें ये पता होता था कि रेंज जो है वो तो पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए निकलती है। मतलब कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए निकलती है। और अगर मैं बात करूं टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, तो उसमें हम वाई वाला डिस्टेंस लेते थे। और पूरे मोशन में वाई वाला डिस्टेंस कितना होता था? 0। 0 होता था ना, कि जितना ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट उतना ही नीचे जा रहा है। यस तो मैम। ये टर्म 0 आ जाती थी। और इनिशियली यहाँ पे वेलोसिटी v है t प्लस हाफ। अब y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है g cos थीटा, पर वो तो नीचे की तरफ लग रहा है, तो माइनस जी कॉस थीटा टी स्क्वेयर। यहां से हम टाइम की वैल्यू निकाल सकते थे। फिर जो ये वाली इक्वेशन है फिर से x वाली, उसी में पुट करके बस हमें रेंज का फॉर्मूला बनाना था। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये था कि अभी तक हमने जो केस लिए थे उसमें इनिशियली हम हॉरिजॉन्टली फेंकते थे। तो ये वाला कोई केस नहीं लिया था जिसमें हम 90 डिग्री पे फेंक रहे थे, ताकि एक्स वाला ही 0 हो जाए। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 3 था कि यहाँ पे ग्राफ बना रखा है एक्सेलरेशन टाइम का, हमें बताना था कौन सा करेक्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो हमारे पास इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है का मतलब क्या होना चाहिए? वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट में? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होता है, कि जितना हम लोग टाइम इंक्रीज कर रहे हैं उसी के हिसाब से वेलोसिटी इंक्रीज करें और बराबर अमाउंट। यूनिफॉर्म मोशन होता है। ये याद आया सबको? स्ट्रेट लाइन होती थी तो इसका स्लोप कांस्टेंट आता था। यस ये मैम। याद है? और यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालती थी तो वही एक्सेलरेशन होता था।
अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। वो इस केस में भी है, इस केस में भी है और इसमें भी है, तो ये सी ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया हमारा। फिर हम बात करते हैं आगे। अब यहाँ पे बीच में गैप आया, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, मतलब जो बीच में गैप आया कांस्टेंट। उसमें तो एक्सेलरेशन बना ही नहीं रखा, गायब हो गया एक्सेलरेशन, मतलब जीरो हो 0 गया। तो एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी बदल रही है या नहीं बदल रही है? No, बदल ma'am. रही है। नहीं बदल रही है। तो हमारे पास यहाँ पे किस केस में वेलोसिटी नहीं बदल रही है? इसमें भी नहीं बदल रही है स्ट्रेट लाइन में, और इसमें भी नहीं बदल रही है, पर इसमें बदल रही है, तो ये हमारा नॉट पॉसिबल हो गया। फिर लास्ट केस देखते हैं, उसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। तो वो तो सिर्फ थर्ड वाले सॉरी सेकंड वाले ऑप्शन की थर्ड लाइन पे बन रहे हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, सेकंड बी गलत, फर्स्ट भी गलत, और हमारे पास थर्ड सॉरी फर्स्ट भी गलत है, थर्ड भी गलत है, फोर्थ भी गलत है, सिर्फ सेकंड करेक्ट है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर हमारे पास यहाँ पे असर्शन रीजन की क्वेश्चन थी। तो यहाँ पे है दो स्टेटमेंट्स। A body having non-zero acceleration can have a constant velocity, और acceleration is the rate of change of velocity। तो ये तो बता दो कौन सा करेक्ट है? Reason. रीजन करेक्ट है हमारे पास कि एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो होता है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास वेलोसिटी तो जीरो हो पर नॉन जीरो एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो ही होगा। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर the fifth, raindrops are hitting the back of a man walking at a speed of 5 km per hour. If he now starts running in the same direction with a constant acceleration, the magnitude of the velocity of the rain with respect to him will be what? तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? बताओ। हमारे पास यहाँ पे एक आदमी है, वो जा रहा है और यहाँ पे उसको बूंदे लग रही थी ऐसे, और तेजी से अब जाने लग गया हमारे पास इसी सेम डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब उसने बस स्पीड बढ़ाई है। तो ये बारिश कैसी होगी उसके हिसाब से? वर्टिकली। वर्टिकली होगी तो ठीक है। इन मतलब इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या क्या होगा आपके हिसाब से? अगर वो आगे जा रहा है तो ये वाली जो वेलोसिटी जो उसे लग रही थी, Decrease. डिक्रीज होगी। अब आप इसको डिक्रीज होगी एक्सप्लेन कर सकते हो सौरभ, कैसे होगी? अब आप खुद सोच के देखो, कॉमन सेंस लगाओ। अगर आप आगे की तरफ जा रहे हो तो ये बारिश जो है वो कम लगने लग जाती है या तेज लगने लग जाती है? अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो, बारिश फिक्स हो रही थी, कम। आप ज्यादा लगती है कम लगती है जब हम आगे आगे और तेज चलने लग गए हैं? कम। कम लगती है। तो हमें ये तो पता है कि वो डिक्रीज होगी, पर क्या वो इंक्रीज होगी फिर बाद में, ये क्वेश्चन है, या वो डिक्रीज ही रहेगी? हो भी सकती है, नहीं भी। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना? अब यहाँ पे हमें थोड़ा लॉजिक समझना पड़ेगा। अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जब हम आगे की तरफ जा रहे थे तो वेलोसिटी क्या है बारिश की, हमें धीरे 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 कम लगी क्योंकि हम तेज भागने लगे। पर उसकी एक कंडीशन है कि वो कब तक कम लगी। जैसे वो बारिश जो है, अगर हमारे पास
मान लो हम किसी ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए कि जहां पे बारिश हमें वर्टिकली लगने लग जाए, हम इतना ज्यादा आगे पहुंच गए कि बारिश वर्टिकली लगने लग जाए, तो उस केस में तो इंक्रीज होनी चाहिए। यस मैम। मतलब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हमारे पास इस आदमी के हिसाब से जो बारिश है एक्चुअली पहले ऐसे हो रही थी, फिर इसके सामने जाने के कारण ऐसे टेढ़ी होने लगी, ऐसे होने लगी, अभी और आगे जाएगा तो इसके हिसाब से कैसी लगेगी फिर? बताओ। इस आदमी के हिसाब से अगर आगे और चला जाएगा, फिर एक पॉइंट आएगा कि ऐसे ऐसे होगी वापस से, ऐसी फैल जाएगी ना ऊपर। यस मैम। पर अब ये आदमी खड़ा हुआ है, ये बारिश ऐसे सामने की तरफ तो नहीं जा सकती, ये गिरेगी तो नीचे की तरफ ही। यस मैम। समझ आ रहा है ये सबको मैं क्या कह रही हूं? देखो इनिशियली हम यहाँ पे खड़े थे, ठीक है, तो ये बारिश एक्चुअली में नीचे हो रही थी, पर वो हम आगे की तरफ जाते तो हमें थोड़ी तिरछी लगने लगती है, पर होती तो अभी भी सीधी है, पर हमें वो टेढ़ी लगती है। अब अगर हम और आगे चले गए तो क्या होगा, हमें ये ऐसी दिखने लगेगी कि बिल्कुल ऐसे हो रही है, पर गिरेगी तो वर्टिकली ना। तो उस केस में हमारे पास जो बारिश की स्पीड है वो फिर से तेज होने लग जाएगी, जिस केस जब हमारे पास इतनी स्पीड हो जाएगी कि ये बारिश ही वर्टिकली दिख रही है, उस केस। समझ आया है ये सबको? Yes, नहीं ma'am. आया तो बता यस दो। मैम। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, अ प्लैनेट इज एट अ डिस्टेंस दिस फ्रॉम द अर्थ, इट्स एंगुलर डायमीटर मतलब थीटा दे रखा है, इट्स एंगुलर डायमीटर ऑफ एन आर्क, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमें यहाँ पे डायमीटर बताना है प्लैनेट का, कैसे पता लगा सकते हैं? हमारे पास होता है थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है हमारे पास। यस मैम। ओके, अब एक तरीके से हमारे पास ये भी केस होता है कि अगर मेरे पास ये एक प्लैनेट है और ये अर्थ है, और मेरे पास यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये, तो इस केस में मेरी जो आर्क है वही डायमीटर, और ये मेरे पास ये हो गया थीटा, और इनके बीच में मेरे पास डिस्टेंस तो है ये स्मॉल डी, कि ये जो मेरा एक प्लैनेट था और ये दूसरा प्लैनेट है, उनके बीच का डिस्टेंस है डी, और इस टाइम पे जब वो इधर इधर था तो आर्क तो डायमीटर के बराबर हो गया। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. तो हम डायरेक्टली बस ये रिलेशन यूज करना था हमें, थीटा डी और आर्क के बीच में। यहाँ पे थीटा ऑलरेडी गिवन है, आर्क की जगह हमारा डायमीटर हो गया, रेडियस की जगह हमारा ये डिस्टेंस हो गया। क्लियर है सबको? और इसमें हमें प्रॉपर आंसर भी दे रखा है, बस इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था। तो साइंटिफिक नोटेशन में हमें क्या करना है, एक नंबर के बाद डेसिमल लगाना था, तो हमें 1.4 तो चाहिए था। और फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर हम देखें तो जो हमें क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4। इसमें हमारे पास कितने हैं? और 4। तो हमें आंसर में भी 4 ही चाहिए। तो 4 वाला केस तो हमारे पास यहाँ पे कौन से वाला है? अगर हमें 4 सिग्निफिकेंट फर्स्ट। फिगर चाहिए सिर्फ फर्स्ट वाले केस में, तो हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. फिर यहाँ पे था क्वेश्चन नंबर 7, in the cube of side A shown in the figure, the vector form of the central point of the face ABOD to the central point of the face BEFO will be। कि यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे इस फेस ABOE, इसके सेंटर पे एक पॉइंट है,
और ऐसे ही ये जो दूसरा फेस है हमारे पास BEFO, पीछे की तरफ वाला, उसके सेंटर पे एक पॉइंट है H, और हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में जो वेक्टर बन रहा है वो क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है सबको? तो हमारे पास नॉर्मली अगर दो वेक्टर होते थे, एक होता था R1, एक होता था R2। अब मेरे को ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना होता था, तो R2 माइनस R1 करके बता देते थे, यस मैम। पर उसके लिए R1 और R2 पता होना चाहिए। तो अब हमारे पास इस स्पेस को लेते हैं ABOD, और यहाँ पे बीच में पॉइंट है G। अब ये पूरा मेरे पास A है, तो ये डायगोनल कितना आएगा, √2A, A² प्लस A², 2A², फिर अंडर रूट करेंगे, √2A आ जाएगा। यस मैम। और ये अगर मैं इसका हाफ डायगोनल की बात करूं तो A/√2 आएगा। यस मैम। यही आएगी लेंथ, सब लोग बता दो प्लीज। Yes, ma'am. अब A/√2 आएगा हमारे पास यहाँ पे, तो इसका मतलब कैसे निकाल सकते हैं अब हम, हमें तो वेक्टर चाहिए कि O से G वेक्टर क्या है, तो वो कैसे पता लगाएंगे? कैसे पता लगा सकते हैं अगर मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर है, अब और यहाँ पे ये वेक्टर पूरा है ए ई, एंड ये हो गया पूरा √2A, और हमें बस बताना है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहां से O से, तो इस G पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे पता लगाएंगे? इसकी कुछ वैल्यू होगी x पर y पे। शानवी, आपको कोई डाउट है या आपको आंसर बोलना है? तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप खुद देखो तो ये मेरे पास एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें इसकी वैल्यू है A/√2। अब इस केस में मेरे पास जब क्यूब अगर मैं लेती हूँ तो ऐसी शेप बनती है कि हम जब डायगोनल्स लेते हैं तो, और उन दो डायगोनल्स को हम ऐसे फर्दर ज्वाइन करते हैं, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो जाती है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो ऊपर वाला A/2 आएगा, नीचे वाला भी A/2 आएगा। यस मैम। ऐसे ये भी A/2 आएगा, ये भी A/2 आएगा। तो अगर ये जो बीच में पॉइंट था यहाँ पे, अगर मैं उसको देखूं तो इस पॉइंट में मेरे पास यहाँ पे ये डिस्टेंस A/2, ये डिस्टेंस A/2, और ये मेरी एक्सिस बनी हुई है z, और ये वाली बनी है भी है मेरी x वाली। तो मेरे पास ये वाला वेक्टर आ गया OG वेक्टर इज इक्वल टू A/2 k प्लस A/2 i, यही आएगा। समझ आ रहा है सबको? यस मैम। ऐसे ही अब आपको समझ आ गया कि A/2 और 2 यूनिट वेक्टर्स आएंगे, तो H वाले में 2 यूनिट वेक्टर्स कौन कौन से आएंगे? अगर हम ये वाला फेस लें तो फिर से O से H तक लेंगे, पर H के लिए कौन कौन से यूनिट वेक्टर्स आएंगे? ये वाला फेस कौन से उस पे बना हुआ है, किसके पैरेलल है ये? सर ये पीछे वाला जो फेस है वो किसके पैरेलल है और किस पे बना हुआ है? कौन से प्लेन में बना हुआ है वो? YZ प्लेन में बना हुआ है।
YZ प्लेन में बना हुआ है तो उसमें भी हमारे पास दो वेक्टर्स आ जाएंगे, a/2 एक आ जाएगा k कैप में और a/2 एक आ जाएगा j कैप में। ये दो वेक्टर्स आ गए हैं हमारे पास। अब हमें अगर बताना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो हमें इनको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो आप देखो k वाले कंपोनेंट्स तो माइनस ही हो जाएंगे। हमारे पास होना चाहिए j माइनस आई या फिर i माइनस j, वो सिर्फ सेकंड ऑप्शन में। क्लियर है सबको? फिर हमारे पास ये क्वेश्चन था जिसमें हमें रिलेटिव एरर बताना था। तो ये कैसे कर सकते थे हम लोग? हमने अभी तक जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें हम x का फॉर्मूला बनाते थे ABCD अपॉन समथिंग, पर ये x कभी फ्रैक्शन में नहीं होता। अभी यहाँ पे ये फोकल लेंथ 1/f में है तो पहले इसको ही सिंप्लीफाई करना। तो अगर हम राइट साइड में एलसीएम ले लें तो आएगा UV अपॉन v और ऊपर आ गया U प्लस v। तो यहाँ से फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा UV अपॉन U प्लस v। ये क्लियर है सबको? अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे तीन चीजें, एक ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ और ये पूरी टर्म डिवाइड में। तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन f अपॉन चेंज ओरिजिनल वैल्यू ऑफ f ये लिया, और राइट साइड में जो जो मल्टीप्लाई डिवाइड वाले होते हैं उनके तो रिलेटिव एरर ऐड करते जाते हैं। तो u का एरर अपॉन u, v का एरर अपॉन v, और डिनोमिनेटर में पूरी की पूरी टर्म है u प्लस v। तो u प्लस v का एरर अपॉन u प्लस v, और ये हमारे पास फोर्थ ऑप्शन में है। तो हमारे पास ये करेक्ट हो जाए। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. माइनस नहीं करना था क्योंकि हम डिनोमिनेटर या कहीं पे भी वैल्यू है उसकी हम नेगेटिव पावर नहीं लेते थे। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में था वेक्टर्स a and b include an angle theta between them. If a plus b and a minus b subtend angles alpha and beta with a, then tan alpha plus tan beta is। तो यहाँ पे a और b के बीच का तो एंगल दे रखा है हमें थीटा, और a प्लस बी ए माइनस बी ये एंगल बना रहे हैं a के साथ अल्फा और बीटा। कि अगर a प्लस बी की मैं बात करूं और यहाँ पे मेरे पास a, तो एक बार इसके बीच में अल्फा एंगल है और a माइनस बी के केस में इसमें बीटा एंगल है, और हमें बताना था tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या होता है। ये क्वेश्चन किस किसने ट्राई किया था? ये क्वेश्चन किस किसने ट्राई किया था? तो इसको समझते हैं। हमारे पास जब a वेक्टर दे रखा है मान लेते हैं यहाँ पे, और मैं कह रही हूं a प्लस बी एंगल बना रहा है a के साथ, तो a प्लस बी मतलब रिजल्टेंट है a का किसी और के साथ। तो मान लेते हैं b कहीं बीच में था तो इनका रिजल्टेंट तो इनके बीच में ही बनेगा यहाँ पे a प्लस बी वेक्टर, और ये बना रहा है एंगल अल्फा। ये समझ आया सबको? यस मैम। तो पैरेललोग्राम लॉ में जो हमारे पास tan बीटा होता था यहाँ पे वही है tan अल्फा, और हम कैसे लिखते थे वैल्यू 2b sin थीटा, b हमारे पास होता था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ये वैल्यू होती थी वहां पे। ये हमारे पास tan अल्फा की आ गई। ऐसे ही अगर मैं बात करूं b a माइनस b, तो वो कैसे बनेगा? a माइनस बी, तो इनके मतलब कहाँ पे बन रहा है रिजल्टेंट, पहले तो ये बता दो। जब हम a माइनस बी का केस करते थे, अगर आप लोग को याद हो तो हमारे पास वैसे केस होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।
पर जब हम नेगेटिव वाला केस लेते थे तो यहाँ पे मतलब एक वेक्टर नेगेटिव तरफ होता था, तो हम ये लिखते थे ए स्क्वायर प्लस माइनस का बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ऐसे ही लिखते थे। तो हमारे पास ये सारी की सारी सेम चीज होगी tan बीटा के केस में, बस एक डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा माइनस आ जाएगा। अब आप जैसे उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और एलसीएम लोगे तो एक में आएगा a प्लस बी कॉस थीटा, एक में आएगा a माइनस बी कॉस थीटा। तो डिनोमिनेटर तो हो जाएगा इजीली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर दोनों में हमारे पास क्या है बी साइन थीटा बी साइन थीटा, तो ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में है टू डिफरेंट वेक्टर्स a एंड b ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर लाइंग इन xy प्लेन, मतलब a भी और b भी दोनों की वैल्यू सेम है। देयर प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर i प्लस j इज इक्वल टू, अच्छा उन दोनों का प्रोजेक्शन i प्लस j पे भी इक्वल है, और वेक्टर a की वैल्यू दे रखी है, b की वेक्टर की वैल्यू बतानी है। तो 3i प्लस 4j इसका प्रोजेक्शन ऑन समथिंग, इसका मतलब क्या निकालना है, प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं? प्रोजेक्शन कैसे निकालते थे? जब मेरे पास होता था a डॉट बी और उसमें लिखते थे हम a b cos थीटा, तो अगर हमें निकाला तो था a का प्रोजेक्शन ऑन b, मतलब a cos थीटा निकालना है। ऐसे अगर निकालना है b का प्रोजेक्शन ऑन a तो b cos थीटा निकालना है। याद आया सबको? यस मैम। Okay. अब हमारे पास यहाँ पे बताना है कि कौन सा वेक्टर होगा। तो अगर मैं 3i कैप प्लस 4j कैप, अब इसका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूं i कैप प्लस j कैप के साथ, तो वैल्यू आएगी मेरे पास, क्या आएगी 7 आ जाएगा। यस मैम। और राइट साइड में लिखूं मैं a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे a ये वाला है और b ये वाला है, तो मेरे को a cos थीटा तो चाहिए ही, हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से b का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 2, तो यहाँ से a cos थीटा की वैल्यू आ गई 7 बाय रूट 2। अब हमें यहाँ पे वही वेक्टर ढूंढना है इनमें से जिसका अगर मैं फिर से इसके साथ प्रोजेक्शन लूं तो ये सेम वैल्यू आए और उसका मैग्नीट्यूड a के बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड देखते हैं, तो यहाँ से 3 और 4, तो मैग्नीट्यूड आना चाहिए 5। अब ये हमारे साथ a में भी हो रहा है और b में भी हो रहा है। अब a और ये वैल्यू तो ऑलरेडी सेम है, तो हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा क्या बी वाले से हमें ये सेम प्रोजेक्शन मिल सकता है। अगर मिल सकता है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, और अगर इससे भी नहीं मिलेगा तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हम पहले बी के लिए चेक कर लेते हैं। तो उससे भी अगर आप देखोगे तो आपके पास सेम ही आएगा 7 बाय रूट 2, क्योंकि इसका भी अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 7 आया और फिर से डिवाइड बाय रूट 2, तो करेक्ट ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। फिर क्वेश्चन नंबर 11th में हमारे पास है पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r with uniform velocity v. The acceleration a of the particle at point p r comma theta on the circle is, हमें बताना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या है। तो एक्सेलरेशन कैसे पता लगाएंगे हम लोग? यहाँ पे पहले तो बताओ अंदर की तरफ कौन सा एक्सेलरेशन लगता है, अभी हमने नहीं पढ़ा है ये सर्कुलर मोशन, पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल लगता है ना। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की यहाँ पे डायरेक्शन बता रखी है। अब अगर इस डायरेक्शन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं ऐसे, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लग रहा है? थर्ड वाले में लग रहा है। यस मैम।
और थर्ड वाले में क्या क्या नेगेटिव होता है? दोनों। दोनों नेगेटिव होते हैं, है ना। दोनों नेगेटिव तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहे हैं, डी में। तो हमारा डी Yes, ma'am. करेक्ट ऑप्शन हो गया, हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर हम सॉल्व भी करते हैं, मतलब हो सकता है अगर मल्टीपल चीजों में नेगेटिव आता, तो हमें देखना था यहाँ पे भाई ये एंगल थीटा है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये थीटा है, मतलब ये वाला कंपोनेंट कॉस थीटा, ये वाला साइन थीटा, और ये वाला हमारा है एक्स कंपोनेंट, ये वाला हमारा है वाई कंपोनेंट। उससे भी हम लोग देख सकते। फिर यहाँ पे था टू कार्स आर मूविंग along the same line and in the same direction with car B chasing car A, such that the relative velocity between them is directly proportional to the distance between them. अब इनिशियली उनके बीच में सेपरेशन था 100 मीटर और रिलेटिव स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम एट विच द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी 30 मीटर। तो हमारे पास दो कार्स थी, वो सेम लाइन में मूव कर रही हैं, और जो बी वाली है वो ए के पीछे बढ़ी हुई है, और इनके बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड करिए कि जब इनके बीच में जो ज्यादा डिस्टेंस होगा तो ज्यादा होगी रिलेटिव वेलोसिटी, कम डिस्टेंस है तो कम। और यहाँ पे बोला हुआ है जब 100 मीटर सेपरेशन है तो रिलेटिव स्पीड इतनी थी। अब हमें बताना है वो टाइम जब उनके बीच में डिस्टेंस 30 मीटर था। अब देखो यहाँ पे हिंट भी दे रखी है, इनिशियली स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन कार ए, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हमारे पास बी ए को कभी चेज ही नहीं कर पाती। अगर हमारे पास ए की वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो फर्स्ट पार्ट में हमें बोला हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू है 30 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में कौन सा आगे चल रहा है? अगर मैं बोलूं कि उनके बीच में सेपरेशन है 100 और रिलेटिव वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, तो कौन सा आगे चल रहा होगा? A. ए आगे चल रहा है, और बी यहाँ पे। अब इनके बीच में हमारे पास सेपरेशन 100 मीटर। अब इस केस में वेलोसिटी किसकी ज्यादा है? इस केस में हमारे पास स्टार्टिंग में जो रिलेटिव स्पीड है वो किसकी ज्यादा है? यहाँ पे बोला हुआ है ना इनिशियली जब हमारे पास सेपरेशन 100 मीटर था तब ये रिलेटिव स्पीड थी, तो स्टार्टिंग में किसकी स्पीड ज्यादा होगी? ए। देखो अगर ये बी ए को पकड़ना चाह रहा है तो बी की ज्यादा है ए से, वरना वो नहीं पकड़ पाएगा ना। देखो यहाँ पे आप लोग के लिए इसीलिए मेंशन भी था कि इनिशियली स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन आर ए, क्योंकि अगर इसकी स्पीड ज्यादा नहीं है स्टार्टिंग में तो उसे कभी भी नहीं पकड़ पाएगा, वो हमेशा और आगे चला जाए। तो मतलब स्टार्टिंग में अगर मैं वैल्यू देखी 30 मीटर पर सेकेंड, तो 30 मीटर पर सेकेंड वी बी ए हो सकती है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ये वी ए भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो वैल्यू होगी ये हमारे पास नेगेटिव आएगी। ए वाला जो है वो 30 की स्पीड से धीरे चल रहा है कंपेयर टू बी। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. अगर हम लोग ये वाली वैल्यू, ऊपर वाली जो वैल्यू है उसी को हम लोग अगर -30 ले लेते और इसको +30 लेते, तो इसका मतलब है ए तेज चल रहा है बी से, पर क्वेश्चन में मेंशन है कि बी तेज चल रहा है ए से, मतलब ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये समझ आया ना सबको? अब हमारे पास वेलोसिटी देखिए, जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है डिस्टेंस पे, और जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया के, और यहाँ पे लिख दिया एक्स, के एक्स। अब जब हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी है -30, तो उनके बीच में हमारे पास डिस्टेंस है 100, तो के की वैल्यू निकाल सकते हैं।
कांस्टेंट की। तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/10 माइनस का वो भी। तो जैसे ही k आया अब हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी किसी बात के टाइम पे भी। और उसी तरीके से अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहे बात में, तो वेलोसिटी तो dx/dt भी होती है। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू kx। और यहां से जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो ये x इस साइड लाना पड़ेगा और ये dt उस साइड चला जाएगा। अब अभी तक आप लोगों ने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे हैं जिसमें लॉग यूज हो, पर यहाँ पे जैसे ही x की पावर -1 आई तो हमें यहाँ पे लॉग यूज करना पड़ेगा। अब इनिशियली हमारे पास क्या है 30 मीटर सेपरेशन, सॉरी इनिशियली 100 मीटर सेपरेशन है और यहाँ पे फाइनल सेपरेशन दे रखा है 30 जिसके लिए हमें चाहिए था। तो जब हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो स्टार्टिंग वाली तो 100 है और बाद वाली 30 है। और ये जो हमारे पास 100 सेपरेशन थी वो तो स्टार्टिंग में थी, मतलब जब टाइम हमारे पास क्या था 0 और फाइनल टाइम हमें बताना है कब। तो लेफ्ट साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो log x आएगा, 100 और 30 लिमिट हो गई, और राइट साइड में k इंटू टी और 0 से t लिमिट हो गई और k की भी वैल्यू पता है। इसको बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना था और सॉल्व करना था। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था ये वाला। किस किसने ट्राई किया था ये? किसने ट्राई नहीं किया? फिर क्वेश्चन नंबर 13 ये तो ट्राई किया होगा किसी ने। यस मैम। यस मैम। इसमें बस हमें सिंपल पॉलीगन लॉ लगाना था। इसमें भी डाउट है किसी को? नो मैम। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है द पिच एंड नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल फॉर अ गिवन स्क्रू गॉज आर दिस एंड दिस। पिच भी है, नंबर ऑफ डिविजन भी है, लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं इजीली डिवाइड बाय 100 करके। फिर when screw gauge is fully tightened without any object, the zero of its circular scale lies 3 division below the mean line। मतलब 3 डिविजन से पहले है उसका जीरो। यहाँ पे होना चाहिए था 0 के ऊपर 0, तो इसमें एरर है या नहीं है? यस मैम। है। अब हमें यहाँ पे बोला हुआ है मेन स्केल की रीडिंग, सर्कुलर स्केल की रीडिंग और हमें थिकनेस बतानी है। तो मेन स्केल की एज इट इज लिखते हैं। सर्कुलर स्केल वाली में ये जो हमने लीस्ट काउंट कैलकुलेट करा उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और एरर वाला जो हमारे पास यहाँ पे 3 डिविजन 3 उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा कि ये हमारे पास एरर है। और ये ऐड वाला केस है या सब्ट्रैक्ट वाला केस है? अगर हमारे पास यहाँ पे ये कौन सा एरर है, पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव एरर है, करेक्ट। तो हमें यहाँ पे इस पॉजिटिव का मतलब है आपका 40 वेट था और वो 42 शो कर रहा है, तो फाइनल वैल्यू में से ये जो वैल्यू आएगी इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बस इन सबको कैलकुलेट करना था और आंसर निकालना था। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे हमारे पास 15th वर्नियर कैलिपर पे है the main scale of a vernier caliper is calibrated in millimeter and 19 divisions are equal to 20 divisions of vernier scale। मतलब 1 वर्नियर आ गया हमारे पास 19/20 main scale। In measuring the diameter by this instrument, the main scale is this and 4 division coincides with main scale। अब हमें बोला हुआ है मेन स्केल रीडिंग हो गई हमारे पास 35 डिविजन्स मतलब 35 मिलीमीटर, और इसमें हमें वर्नियर वाली वैल्यू ऐड करनी थी। तो वर्नियर के लिए पहले लीस्ट काउंट निकालना पड़ता, वो आ रहा था हमारे पास 1/20 मिलीमीटर, और ये जो लीस्ट काउंट आया इसको हम बस मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ डिविजन से जो कोई 4, और उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको ये? ओके। अब यहाँ पे बोला है द पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद एक्सेलरेशन
described by equation given below. Initial velocity and displacement are this. At any time t naught, velocity and displacement are this. The value of constant m is, कि हमें यहाँ पे velocity और displacement की values दे रखी हैं स्टार्टिंग पे और कुछ पर्टिकुलर टाइम पे, और हमें बताना है ये कांस्टेंट क्या है. तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन ये होता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv by dt और डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो यहां से हम निकाल सकते थे वेलोसिटी का फॉर्मूला a dt इक्वल्स टू d, और मैं फिर dv को भी लिख सकते थे हम लोग dx अपॉन dt, ऐसे कर सकते थे. Yes, Yes, ma'am. ma'am. और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखते तो हम लोग यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ही अभी dx अपॉन dt कर दूंगी, क्या मैं ये बोल रही हूँ कि यहीं पे अगर मैं dx अपॉन dt कर दूंगी तो इसका मेरे को अभी डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा और इंटीग्रेशन में फिर आप लोग को प्रॉब्लम आएगी. तो उसकी बजाय हम लोग यहाँ पे एक ट्रिक भी यूज कर सकते हैं. वो क्या है कि अगर मैं एक्सेलरेशन को लिख रही हूँ dv अपॉन dt, तो उस केस में अगर मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा dx मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर, जैसे हम लोग ने इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के केस में यूज कर, तो इस केस में अब मेरे पास क्या होगा, मैं अब यूज कर सकती हूँ यहाँ पे ये जो dt था इसको वापस इधर लाके dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt. अब ये पूरी टर्म मेरे पास वेलोसिटी हो जाएगी और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv इंटू वेलोसिटी, और ये dx लेफ्ट साइड आ गया. अब इससे क्या हुआ, राइट साइड में सिर्फ वेलोसिटी वाली टर्म है, और आप यहाँ पे देखो जो एक्सेलरेशन है उसमें मेरे पास x वाली टर्म है और ये कांस्टेंट चीज है x नॉट और v नॉट. तो हम लोग यहाँ पे बस इसे पुट कर सकते हैं mx v नॉट x स्क्वायर माइनस इक्वल टू v dv. और यहाँ पे हम लिमिट्स लगा के, जैसे जब टाइम 0 था मतलब मेरे पास तब डिस्प्लेसमेंट तो है 0 और वेलोसिटी है v नॉट. फिर कोई बाद का टाइम था t नॉट, तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है x नॉट और वेलोसिटी है 0. इन लिमिट को पुट करके हमें इस m की वैल्यू बतानी थी. समझ आया ये सबको? Yes, ma'am. इसमें ma'am. ये जो दो टर्म्स हैं ये कांस्टेंट है, इनमें इंटीग्रेशन नहीं होगा. जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट का, तो वो वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट इंटू एक्स आ जाएगा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द roof of a tower of height h. The distance covered by it in the last second of its motion is equal to the distance covered in first 3 seconds. ये वाला क्वेश्चन तो ट्राई किया होगा आप लोगों ने. इजी क्वेश्चन है कि हमने एक टावर की हाइट से एक बॉल को फेंका और जितना डिस्टेंस उसने पहले 3 सेकंड में कवर किया, लास्ट सेकंड में भी उतना ही डिस्टेंस कवर किया. तो अगर हम बात करें पहली 3 सेकंड की, हाँ, तो उस केस में हम लोग s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे, या फिर s इक्वल्स टू यू प्लस ए बाय टू एन माइनस 1 यूज करेंगे. अगर मेरे को 3 सेकंड का टोटल डिस्टेंस निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे या सेकंड वाली? Second value. अगर 3 सेकंड का निकालना है टोटल, S is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1. देखो जब हम लोग ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं फर्स्ट वाली, तो स्टार्टिंग पॉइंट से उस पर्टिकुलर टाइम तक का डिस्प्लेसमेंट देता है. जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट 3 सेकेंड्स बोला हुआ है, इसका मतलब 0 से 3 सेकेंड जब हुई उसका डिस्प्लेसमेंट, तो उस केस में हम ये वाली यूज कर सकते हैं. पर ये जो है हमारे पास लास्ट सेकेंड वाली, उस केस में हम सेकेंड वाली यूज करेंगे. ये समझ आया सौरभ? Yes, ma'am. अब यहाँ पे हमें पर इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता,
तो हम लोग इसमें इनिशियल वेलोसिटी जब हमने ऊपर से ड्रॉप करी है तो हम उसे 0 लेंगे, और जब ऊपर से ड्रॉप करते हुए मतलब कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है उसमें, जी जी लग रहा है। एक्सेलरेशन हो गया हमारे पास जी के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में पुट करूं कि मान लेते हैं कि वो कुछ पर्टिकुलर सेकंड तक x सेकंड तक हवा में रहा, तो उस केस में किसी भी पर्टिकुलर सेकंड में जो लास्ट वाली सेकंड, फॉर एग्जांपल लास्ट वाली सेकंड थी x मेरे पास a/2 2 × x-1, लास्ट पर्टिकुलर सेकंड में तो इतना रास्ता पार करेगा वो। और मेरे पास अगर पहले 3 सेकंड का बताना है तो यहाँ पे टाइम की जगह 3 पुट कर दूंगी, एक्सेलरेशन की जगह g, और u की वैल्यू मेरे को पता ही है 0 है यहाँ पे। और इस केस में भी मेरे पास क्या हो जाएगा, u की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन फिर से g, और मैं x की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ यहाँ से कि कितनी सेकंड तक गए यहाँ पे, उससे x आ जाएगा। यस मैम कि अगर मैं जैसे ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है, हाफ g इंटू टी स्क्वेयर इज इक्वल टू g/2 × 2x-1, ये मेरे पास दो इक्वेशन है। इनको अगर मैं यूज करूं, यहाँ पे टी स्क्वेयर की जगह 3 का स्क्वायर जैसे पुट करूंगी तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी। ये x मेरे को बता रहा है टोटल टाइम कितना लगता है, और इसी टाइम को मैं फिर लास्ट में इस इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ जिससे मेरे पास हाइट आ जाएगी। फिर यहाँ पे था द सम ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज द राइट एंगल टू देयर डिफरेंस, देन दिस। यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर का सम है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे इट इज एट द राइट एंगल टू देयर डिफरेंस, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इनके डिफरेंस के साथ अगर मैं लूं तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा इन दोनों का, अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 0 होता है। तो यहाँ पे बस हमें इस प्रॉपर्टी को यूज करना था। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर सेकंड वाला आ गया फिर से बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर आएगा 2a.b इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे आ गया कौन से वाला ऑप्शन होगा इसमें, अगर हम लोग यहाँ पे ये लिख रहे हैं इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ इसके बाद, अल्टीमेटली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ यहाँ पे, कि ये पूरा इक्वल टू हमारे पास क्या है 0, तो उससे हमारे पास आ जाएगा दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये तो तभी पॉसिबल है। फिर आई थिंक फिर हमारे पास ये था करेक्ट डायमेंशन फॉर्मूले पे, ये आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा, बस मास को डिपेंडेंसी बतानी थी वेलोसिटी पे, डेंसिटी पे और एक्सेलरेशन पे। फिर यहाँ पे है a large number of particles are moving each with speed v having directions of randomly distributed. What is the average relative velocity between any two particles average over all the pairs? कि यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं इतनी स्पीड से सारी डायरेक्शन में, और हमें एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी बता दी। तो रिलेटिव वेलोसिटी होती है कि दो पार्टिकल हैं उनकी मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी, वो होती है कि एक में से दूसरी वाली सब्ट्रैक्ट कर दी। और अगर एवरेज बताना है तो अगर हम बात करें इस केस में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हर उसकी, किसने ट्राई किया था पहले तो ये बता दे क्वेश्चन, सौरभ किसी ने ट्राई किया था आप लोगों में, तो हमारे पास v1 माइनस v2 रिलेटिव वेलोसिटी होती है, बस साथ में इनके ऊपर वेक्टर भी लगता है। तो अगर हम एवरेज इसकी ढूंढना चाह रहे हैं तो इसका मतलब इस सारी वैल्यूज ओवर द टाइम,
तो ये आई थिंक आप लोगों ने नहीं करा होगा ट्राई, क्योंकि इसमें जो एवरेज कंसेप्ट है या केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी, उसमें भी अगर डेरिवेशन आएगी तो ही यूज करूंगी। हमें जब एवरेज वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, जो भी चीजें उनका इंटीग्रेशन कर देते हैं ओवर द टाइम, जो भी पर्टिकुलर टाइम, और फिर हम इसे डिवाइड कर देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टोटल टाइम से, कि एक्चुअली में टोटल टाइम कितना लग रहा है। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या चीज बदल रही है, टाइम नहीं बदल रहा है, एंगल्स बदल रहे हैं, डायरेक्शंस। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे कि भाई जब वेलोसिटी 0 डिग्री का गैप है इनके बीच में, एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है दूसरा भी ऐसे जा रहा है, उस केस में क्या था, और मैक्सिमम वो दोनों 360 के डिफरेंस। तो उन दोनों केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी उसका पूरा ओवरऑल इंटीग्रल कर, और ये कब कर रहे हैं हम, जब एंगल 2 पाई से चेंज हो रहा है। तो ये वाला अगर अभी आप लोगों से नहीं हुआ था तो इसके बाद स्ट्रेस मत करना है, ये अभी आप लोग को नहीं आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और अभी आप लोगों ने इंटीग्रेशन भी यूज नहीं किया है उतना। पर बाकी तो अलग प्रॉब्लम्स हैं, 21 20 कोई थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स है, इसमें भी कोई डाउट है जो आप चाहते हो मैं सॉल्व करवाऊं 21 से 25 में? कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है 21 से 25 में जो आप चाहते हो मैं सॉल्व करवाऊं? तो फिर आज की क्लास 23, ओके सौरभ, हमारे पास 23 में बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट फ्रॉम 2 सेकंड टू 2.5, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अंटिल 2.5 सेकंड्स। यहाँ पे हमें बोला है कि जब एक बॉल को हमने टावर से ड्रॉप किया तो इतना डिस्टेंस कवर हुआ। अब हमें बताना है डिस्टेंस ट्रैवल अंटिल 2.5 सेकंड्स। मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है 2.7, वो 0 से 2.5 में से अगर मैं 0 से 2 वाली माइनस कर दूं, वो वाली वैल्यू है ये। Yes, ma'am. दूसरी चीज, जब हमारे पास मैंने टॉपिक करवाया था एक बार कि इंक्लाइन सरफेस पे या ऊपर से जब हम ड्रॉप करते हैं तो हमारे पास जितना डिस्प्लेसमेंट होता है वो टाइम के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर। याद है कि एक बार हमारे पास स्टार्टिंग में 1 आ रहा था, फिर 4 आ रहा था, फिर 9 आ रहा था, फिर 16 आ रहा था, याद आया सौरभ? और अगर हम लोग देखते थे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना टाइम हो रहा है हर सेकंड के लिए, ये पहली सेकंड में कितना हो रहा है, तो 1 आ रहा था, फिर जब दूसरी सेकंड में कर रहे थे तो 4 - 1 3 आ रहा था, फिर तीसरी में 9 - 4 5 आ रहा था, एंड सो ऑन, ऐसे ऑड नंबर्स का फैक्टर आ रहा था। याद आया सौरभ? Yes, ma'am. तो यहाँ पे भी हम लोग वही कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कि अगर हम हर सेकंड के लिए निकालें कि मतलब अगर 2 सेकंड में इतना है, 2.5 सेकंड में कितना है, तो ऐसे अगर मैं आधे आधे सेकंड की बात करूं तो हम उस पे भी यूज कर सकते हैं कि आधे पहले आधे सेकंड में कितना था, दूसरे आधे सेकंड में कितना था, तीसरे आधे, हम वो भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल याद नहीं है तो आप डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते हो कि हमने जब इनिशियली ड्रॉप किया मतलब 0 वेलोसिटी थी उसकी, फिर एक्सेलरेशन जी लग रहा है, और हमें पता है 0 से 2.5 सेकंड में से अगर मैं 0 से 2 वाला डिस्टेंस माइनस कर दूं तो उसकी वैल्यू 2.5। तो उससे हम लोग क्या बता सकते हैं, उससे हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि इनिशियली कंडीशंस क्या क्या थी, और उसके हिसाब से हम 2.5 सेकेंड्स के लिए जब हमने टोटल डिस्टेंस देखना है बस वहां से वहां तक का, हम लोग उसकी भी बात, ये जो डिस्टेंस है ये सिर्फ उस आधी सेकंड का है जो इन दोनों के बीच में बीती है। पर अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कंडीशंस निकालूं तो उन कंडीशंस को यूज करके हम लोग इसके लिए भी निकाल सकते हैं 2.5 सेकेंड्स में। सौरभ थोड़ी हिंट मिली है दोनों से? Yes, ma'am. इन पर ट्राई करना, अदरवाइज मैं आप लोग को आपको इसकी हेल्प कर दूंगी या फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लें। और कोई डाउट है अभी किसी को? और कोई तो बोलता ही नहीं है, ओके।
थैंक यू